हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी फैमिली द ज्ञानपीठ में। हम आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं द C4 पाथवे। C4 पाथवे डार्क रिएक्शन का ही एक अलग रिएक्शन है, एक अलग साइकिल है जिसमें इसके लास्ट प्रोडक्ट भी क्या होता है, हमको कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज मिलता है, लेकिन इसका थोड़ा सा फंक्शन डिफरेंट होता है C3 साइकिल से। हम जानते हैं कि जो C3 साइकिल होता है वो एक कॉमन पाथवे होता है ग्लूकोज के सिंथेसिस करने का, चाहे वो प्लांट डाइकाट हो, मोनोकाट हो, C4 प्लांट हो, C3 प्लांट हो। अगर ग्लूकोज का सिंथेसिस करना है तो हमें C3 साइकिल जरूरी ही करवानी होगी। लेकिन C4 साइकिल क्या होता है? C4 साइकिल एक स्पेशल टाइप का इवोल्यूशनरी एडवांस टाइप का पाथवे होता है। इसे इवोल्यूशनरी एडवांस टाइप का पाथवे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हाई टेम्परेचर कंडीशन में भी फोटोसिंथेसिस करने के लिए कैपेबल होता है। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर ज्यादा हो तभी ये फोटोसिंथेसिस अच्छी मात्रा में कर सकता है। इसे हम हैच एंड स्लैक पाथवे के नाम से भी जानते हैं। इसे हैच एंड स्लैक पाथवे के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि हैच एंड स्लैक नाम के साइंटिस्ट ने इस पाथवे की डिस्कवरी की थी। ये जो है C4 टाइप्स के प्लांट में पाया जाता है। हमने C3 प्लांट और C4 प्लांट के बारे में बताया था। C3 प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जिनका लास्ट फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट जो होता है वो 3 कार्बन का होता है, और जो C4 प्लांट होते हैं इनका फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट जो होता है वो 4 कार्बन का होता है। इसलिए इसे C3 प्लांट और C4 प्लांट कहते हैं। C3 प्लांट में मेजरली डाइकाट आते हैं और C4 प्लांट में मेजरली मोनोकाट आते हैं। ठीक है, अगर हम कहें ये जो C4 पाथवे है C4 प्लांट्स में पाए जाते हैं। C4 पाथवे जो है किसमें देखा जाता है? C4 प्लांट्स में देखा जाता है। C4 प्लांट्स के कैरेक्टर क्या है और ये जो C4 प्लांट हैं ये किन किन चीजों के लिए एडॉप्टेड होते हैं, क्यों इन्हें इवोल्यूशनरी एडवांस कहा जाता है? तो चलिए देखते हैं। ड्राई ट्रॉपिकल रीजन ये एडॉप्टेड होते हैं। ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में भी ये अच्छे से एडॉप्ट कर सकते हैं, रह सकते हैं, वहां पे भी फोटोसिंथेसिस अच्छी मात्रा में करते हैं। मतलब ऐसी जगहों पे जहां पे पानी कम हो, वर्षा ज्यादा कम होती हो, और जो सूखा वाला पीरियड है मतलब जहां पे पानी की कमी हो, उस जगहों पे भी ये एडॉप्टेड होते हैं। टॉलरेट हाई टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर कंडीशन में भी रह सकते हैं। ठीक है, सो हाई लाइट इंटेंसिटी, ये हाई टेम्परेचर कंडीशन में भी रहते हैं। सो रिस्पॉन्स टू हाई लाइट इंटेंसिटी, यानी कि लाइट की इंटेंसिटी हाई जब होगी तब भी ये रिस्पॉन्स करेंगे, तभी ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। हैविंग स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटमी कॉल्ड क्रेन्ज एनाटमी, इनकी जो लीफ होती है उसमें एक स्पेशल टाइप की एनाटमी पाई जाती है जिसे हम कहते हैं क्रेन्ज एनाटमी। ठीक है, तो ये था C4 प्लांट के कैरेक्टर कुछ। जैसे कि हमने बताया कि जो C4 प्लांट होते हैं वो ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में भी रहते हैं। दूसरी बात, ये हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं, यानी कि हाई टेम्परेचर कंडीशन में भी अच्छी मात्रा में फोटोसिंथेसिस करते हैं। सो रिस्पॉन्स टू हाई लाइट इंटेंसिटी, ये हाई लाइट इंटेंसिटी को रिस्पॉन्स शो करते हैं। हैविंग स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटमी, इसमें एक स्पेशल टाइप की लीफ एनाटमी पाई जाती है जिसे हम क्रेन्ज एनाटमी कहते हैं। C4 प्लांट जो होते हैं वो बायोमास प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा योगदान देते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें एक प्रोसेस होता है फोटो रेस्पिरेशन जो अब्सेंट होता है। फोटो रेस्पिरेशन न होने की वजह से इनकी यील्डिंग ज्यादा होती है, इसलिए बायोमास के प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा योगदान कौन देता है? C4 प्लांट्स देते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं कि क्रेन्ज एनाटमी क्या होता है। क्रेन्ज का मतलब होता है रेत। रेत क्या है? रेत का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ सेल इन अ सर्कुलर मैनर, मतलब बहुत सारी सेल का अरेंजमेंट एक सर्कुलर मैनर में हो, उसे ही हम क्रेन्ज या रेत कहते हैं। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ सेल इन लीफ, कह रहा है कि C4 प्लांट के लीफ में दो तरह की सेल पाई जाती हैं। कौन कौन सी? मेसोफिल सेल और बंडल सीड सेल। मेसोफिल सेल C3 प्लांट्स में भी पाई जाती थी, लेकिन एक एक्स्ट्रा सेल पाई जा रही है जिसे हम कहते हैं बंडल सीड सेल, जो सिर्फ और सिर्फ C4 प्लांट में पाई जाती है। अब बंडल सीड सेल के कैरेक्टर क्या होते हैं? बंडल सीड सेल के कैरेक्टर क्या होते हैं? ये लार्ज सेल होती है, मतलब बड़ी बड़ी सेल अराउंड द वस्कुलर बंडल ऑफ C4 प्लांट। जो वस्कुलर बंडल होता है C4 प्लांट का, वस्कुलर बंडल यानी कि जाइलम और फ्लोएम, इस जाइलम और फ्लोएम के चारों तरफ लार्ज सेल होती हैं जो चारों तरफ सर्कुलर मैनर में अरेंज होती हैं, उन्हें बंडल सीड सेल कहते हैं।
बंडल शीथ सेल के पास लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं, तो बंडल शीथ सेल जो होती है उनके पास क्लोरोप्लास्ट लार्ज नंबर में होते हैं। नो इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट, किसी भी टाइप का इंटरसेलुलर स्पेस नहीं प्रेजेंट होता है। जो बंडल शीथ सेल की वॉल होती है वो थिक होती हैं, मोटी होती हैं। इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज, यानी कि गैसियस एक्सचेंज करने में कोई हेल्प नहीं करती हैं। मेन रोल ऑफ बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ सेल का मेन रोल क्या है, ये किस लिए एडॉप्टेड है, इंक्रीज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड हाई प्रोडक्टिविटी। कह रहा है कि ये नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट बढ़ाएंगे। अब किसी लीफ के पास जितना ज्यादा नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होगा वो लीफ उतना ही ज्यादा फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगी, जितना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा उतना ज्यादा ग्लूकोज का प्रोडक्शन होगा और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इसलिए कह रहा है कि जो मेन काम होता है बंडल शीथ सेल का वो नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट को बढ़ाना होता है और हायर प्रोडक्टिविटी करना होता है। ठीक है। क्रैंज एनाटमी यानी कि C4 प्लांट्स या जिसमें क्रैंज एनाटमी पाई जाती है उस टाइप के प्लांट्स के एग्जांपल हैं सोरगम, मेज एंड शुगरकेन। इसको हम एक ट्रिक के थ्रू याद रख सकते हैं, एसनेस मैसेजेस हम लोग सेंड करते हैं एसनेस। तो एस से सोरगम, एम से मेज और एस से शुगरकेन, ये एग्जांपल है एनसीईआरटी में दिया गया है। अगर हम लीफ का जो बंडल शीथ सेल का डायग्राम देखें तो किस तरीके से प्रेजेंट होता है, तो ये मान लीजिए हमने एक लीफ की सेल को लिया, लीफ की सेल का टीएस काटा, ट्रांसवर्स सेक्शन तो काटा, तो हमने क्या देखा, सबसे ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं, एपिडर्मिस, ये कवर करता है। अब क्या होगा, इसमें एपिडर्मिस में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा पोर होते हैं, पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो गैसियस एक्सचेंज में मदद करते हैं, ये स्टोमेटा है। इसी के थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। ये अंदर सेल है, सेल में वस्कुलर बंडल के चारों तरफ ये जो बड़ी बड़ी सेल सर्कुलर मैनर में अरेंज दिखाई दे रही वो बंडल शीथ सेल होती हैं, और उसके चारों तरफ जो सेल है वो मेसोफिल सेल है। तो मेसोफिल सेल में तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता ही होता है, लेकिन बंडल शीथ सेल के आ जाने की वजह से भी क्लोरोप्लास्ट की मात्रा बढ़ जाती है C4 प्लांट के लीफ में। तो ये है क्रैंज एनाटमी जो आपको C4 प्लांट के लीफ में देखने को मिलती है। ठीक है, आगे हम अब देखते हैं कि जो C4 पाथवे है वो किस तरीके से कंडक्ट होता है, किस तरीके से C4 साइकिल होती है। तो हमने देखा कि जो लीफ होती है C4 प्लांट की उसमें दो सेल होते हैं, मेसोफिल सेल और बंडल शीथ सेल। इधर बंडल शीथ सेल नीचे वाला, ऊपर वाला मेसोफिल सेल। अब होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आएगा लीफ के अंदर। जब लीफ के अंदर आएगा तो वहां पे प्रेजेंट होता है फास्फोइनाल पाइरुवेट। क्या प्रेजेंट होता है वहां पे, मेसोफिल सेल में फास्फोइनाल पाइरुवेट प्रेजेंट होता है जो कि 3 कार्बन का है। ये एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है, ये पहली बार एक्सेप्ट करता है, इसलिए इसको प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कहा जाता है। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर C4 प्लांट में कौन होता है, फास्फोइनाल पाइरुवेट 3 कार्बन का। वही हमने देखा था कि C3 प्लांट में C3 साइकिल के दौरान फर्स्ट प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर जो है वो था 5 कार्बन का RuBP। लेकिन यहाँ पे कौन होता है, फास्फोइनाल पाइरुवेट। ये कार्बन को सबसे पहले एक्सेप्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, इसका फिक्सेशन करेगा और एक एंजाइम होता है जिसका नाम है पेप्टेज। पेप्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये CO2 का फिक्सेशन करता है और चेंज कर देता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में। यही ऑक्सैलो एसिटिक एसिड C4 साइकिल का फर्स्ट फिक्सेशन प्रोडक्ट होता है। फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट कौन होता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो कि 4 कार्बन का होता है, इसीलिए हम इसे C4 साइकिल या ऐसे प्लांट को C4 प्लांट कहते हैं। तो ये पहला स्टेप समझ में आया कि कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आया, एटमॉस्फेयर से, कहां पे, मेसोफिल सेल में। मेसोफिल सेल में क्या प्रेजेंट था, फास्फोइनाल पाइरुवेट प्रेजेंट था, जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। ये कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है, पेप्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में उसका फिक्सेशन करेगा और फिक्सेशन करके PEP को चेंज कर देगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में 4 कार्बन के। ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड मेसोफिल सेल के अंदर कन्वर्ट होता है अदर C4 एसिड में, मैलिक एसिड अथवा एस्पार्टिक एसिड। ये चेंज होता है मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड में। ये मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड ट्रांसपोर्ट होके जाता है आपका बंडल शीथ सेल में। बंडल शीथ सेल में क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन। यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ा है, लेकिन बंडल शीथ सेल में क्या प्रोसेस होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है। यानी कि ये जो C4 एसिड है ना, C4 4 कार्बन का एसिड है, उससे एक कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, निकल जाएगा और एक बाकी बचा C3 एसिड
का क्या हो जाएगा, फिर से ये जो C3 एसिड है ये रीजनरेट कर देगा फास्फोइनॉल पाइरुवेट को। जैसे हमने देखा था कि C3 साइकिल में भी RUBP का रीजनरेशन हो रहा था, उसी तरीके से इसमें भी जो फास्फोइनॉल पाइरुवेट है जो कि प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है, इसका फिर से क्या हो जा रहा है, रीजनरेशन हो जा रहा है। और इस रीजनरेशन के लिए 2 ATP की जरूरत पड़ती है और एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है जिसे हम PEP सिंथेज एंजाइम कहते हैं। बचा जो CO2 जो डिकार्बोक्सिलेशन हुआ है, अलग हुआ है C4 एसिड से, वो CO2 का फिर से क्या हो जाता है, C3 साइकिल में एंट्री कर जाता है और फिक्सेशन हो जाता है बाय C3 साइकिल, और यही CO2 कन्वर्ट हो जाता है, यही जो CO2 है वो कन्वर्ट हो जाता है आपका C6H12O6 में। फाइनल प्रोडक्ट ऑफ C4 पाथवे जो है आपका ग्लूकोज। यानी कि हम कह सकते हैं कि चाहे पाथवे कोई भी हो, C3 पाथवे यूनिवर्सल होता है। अगर ग्लूकोज का हमको प्रोडक्शन करना है तो हमको C3 साइकिल करवाना पड़ेगा। तो ये था आपका ओवरऑल C4 पाथवे। C4 पाथवे में आपने देखा 2 तरह की सेल है, मेसोफिल सेल और बंडल शीथ सेल। मेसोफिल सेल में क्या क्या प्रेजेंट है, ये क्वेश्चन आता है। मेसोफिल सेल में पेप्टेज एंजाइम प्रेजेंट है। मेसोफिल सेल में ही फास्फोइनॉल पाइरुवेट प्रेजेंट है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को पहली बार एक्सेप्ट कर रहा है। पहला कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन भी मेसोफिल सेल में होता है। उसके बाद ये जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना हुआ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड में, ट्रांसपोर्ट करके जाता है आपका बंडल शीथ सेल में। यहाँ पे इसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड डिटैच होगा। 3 एसिड जो बचता है, 3 कार्बन का एसिड बचता है, वो रीजनरेट हो जाता है फास्फोइनॉल पाइरुवेट में। बचा आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो कि C3 साइकिल में एंट्री करता है और C3 साइकिल को कंडक्ट करने के बाद आपका ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरीके से ये C4 पाथवे जो है वो कंडक्ट होता है। ठीक है, ये C4 पाथवे कुछ इस तरीके से कंडक्ट होता है। अब हम बात करेंगे फर्स्ट CO2। इसमें इस पूरे प्रोसेस में फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर की बात करें तो फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर जो है फास्फोइनॉल पाइरुवेट होता है 3 कार्बन का। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है, C4 पाथवे का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का। फर्स्ट CO2 फिक्सेशन एंजाइम, यानी कि पहली बार CO2 को फिक्स करने में जो एंजाइम यूज होता है वो क्या है, पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में पेपकेज कहते हैं, और ये मेसोफिल सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये लोकेशन याद रखना बहुत जरूरी है। इन सारे जो C3 साइकिल हो चाहे C4 साइकिल हो, कौन सा एंजाइम या कौन सा प्रोडक्ट जो है किस जगह पे बन रहा है, उस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लोकेशन से क्वेश्चन ज्यादा आता है। सेकेंड CO2 फिक्सेशन एंजाइम कहाँ पे प्रेजेंट है और कौन है, रूबिस्को होता है, यानी कि C3 साइकिल में रूबिस्को कहाँ प्रेजेंट है, बंडल शीथ सेल में। C4 प्लांट में 3 साइकिल होती है, पहला C3 साइकिल और C4 साइकिल। C3 साइकिल बंडल शीथ सेल में होती है और C4 साइकिल मेसोफिल सेल में होती है। टोटल ATP यूज, कितना ATP यूज होता है एक बार C4 साइकिल को कंडक्ट करवाने में, 5 ATP का यूज होता है। 2 ATP ड्यूरिंग रीजनरेशन ऑफ फास्फोइनॉल पाइरुवेट और 3 ATP का यूज हो जाता है आपका जब C3 साइकिल कंडक्ट होता है। टोटल NADP 2 यूज होता है, वो भी C3 साइकिल के दौरान ही यूज होता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल था आपका C4 पाथवे। अक्सर पूछा जाता है कि पेप्टेज एंजाइम किस सेल में प्रेजेंट है, रूबिस्को एंजाइम किस सेल में प्रेजेंट है, फर्स्ट CO2 का फिक्सेशन कहाँ पे होता है, सेकेंड CO2 का फिक्सेशन कहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये लोकेशन याद रखना बहुत जरूरी होता है। लोकेशन से ही क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।